मई 1940 में जर्मन टैंक टुकड़ियां 92 घंटे से अधिक समय तक बिना रुके आर्डेन्स से होकर गुजरीं। यह सिर्फ अनुशासन या रणनीति नहीं थी, यह रसायन विज्ञान था। प्रत्येक सैनिक के अंदर एक अदृश्य पदार्थ काम करता था जो नींद, भय और थकावट को खत्म कर देता था, मेथाम्फेटामाइन। तृतीय रेह की प्रयोगशालाओं में विकसित दवा परविटीन भौतिक सीमाओं के बिना आगे बढ़ने में सक्षम सैन्य बल बनाने के लिए एकदम सही उपकरण बन गई। ब्लिट्जक्रेग से लेकर यातना शिविरों तक, जिसमें हिटलर का शरीर और उसके सबसे भ्रमपूर्ण निर्णय भी शामिल हैं, उत्तेजक पदार्थों के बड़े पैमाने पर प्रयोग ने जर्मनी को एक ऐसे राष्ट्र में बदल दिया जिसका संचालन रासायनिक रूप से परिवर्तित शरीरों द्वारा किया जाता था। और जब गोलियों ने काम करना बंद कर दिया तो पतन बहुत भयानक हो गया। इस दवा को देश भर में वैध कैसे बनाया गया? सैनिकों, जल्लादों और नेताओं पर इसका वास्तविक प्रभाव क्या पड़ा? और क्यों लाखों लोग आज भी आधुनिक संस्करण का सेवन करते हैं? एम्फेटामाइन ब्लिट्जक्रेग कैसे एक गोली ने बिजली युद्ध को बढ़ावा दिया? मई 1940 में यूरोप ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि पेंजर डिवीजनों ने घने आर्डेनस जंगल से मार्च किया, एक ऐसा क्षेत्र जिसे फ्रांसीसी सैन्य रणनीतिकारों ने बख्तरबंद बलों के लिए अभेद्य माना था। जो सैन्य दृष्टि से असंभव प्रतीत होता था, वह उनकी आंखों के सामने विस्मयकारी गति से घटित हो रहा था। टैंक, बख्तरबंद वाहन और पैदल सेना कई दिनों तक बिना रुके आगे बढ़ती रहीं, जिससे मानव की सहन शक्ति और परिचालन क्षमता के सभी अनुमान ध्वस्त हो गए। दुनिया को यह नहीं पता था कि यह आक्रमण केवल डीजल इंजन और वैचारिक प्रशिक्षण से प्रेरित नहीं था, बल्कि परविटीन नामक एक छोटी सी सफेद गोली से भी प्रेरित था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभिक वर्षों में नाजी सैन्य रणनीति की पहचान ब्लिट्जक्रेग के लिए कुछ ऐसा आवश्यक था जो पहले किसी भी सेना ने हासिल नहीं किया था। बिना विश्राम के कई दिनों तक निरंतर आगे बढ़ते रहना तथा 48 या 72 घंटों तक लगातार युद्ध के बाद भी सैनिकों का पूरी तरह से सक्रिय रहना। यह अलौकिक मांग सामान्य शारीरिक क्षमताओं से परे थी, लेकिन यह एक नई सिंथेटिक दवा के प्रभावों के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी, जो 1938 से जर्मनी में प्रचलन में आ गई थी। क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन के पहले व्यावसायिक संस्करण परविटीन की पहचान जर्मन सैन्य उच्च कमान द्वारा एक रणनीतिक समस्या के औषधीय समाधान के रूप में की गई थी। इस शक्तिशाली उत्तेजक ने थकान की भावना को खत्म कर दिया, भूख को दबा दिया, एकाग्रता को बढ़ा दिया तथा युद्ध के लिए विशेष रूप से उपयोगी दुष्प्रभाव के रूप में भय और चिंता को कम कर दिया। बर्लिन में सैन्य फिजियोलॉजी संस्थान के निदेशक डॉ ओटो फ्रेडरिक रांके परविटीन की युद्ध क्षमता को पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे। कॉलेज के छात्रों के साथ उनके प्रारंभिक परीक्षणों से पता चला कि दवा ने न केवल जागृति को लंबा किया, बल्कि दबाव में शारीरिक और मानसिक प्रदर्शन में भी सुधार किया। यह वही था जिसकी वेहरमाच को अपने नए मोबाइल युद्ध सिद्धांत के लिए आवश्यकता थी। सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण के दौरान परविटीन पहले से ही कुछ विशिष्ट इकाइयों में मानक चिकित्सा किट का हिस्सा था, लेकिन 1940 के पश्चिमी अभियान के दौरान इसका प्रयोग अभूतपूर्व पैमाने पर व्यापक हो गया। फार्मास्यूटिकल कंपनी टेम्लर वर्के को पश्चिमी मोर्चे के लिए 35 मिलियन से अधिक गोलियां बनाने का ऑन ऑर्डर मिला। आर्डेनस से होकर म्यूज नदी की ओर पेंजर संरचनाओं का प्रवेश संभवतः युद्ध के मैदान पर परविटीन के प्रभाव का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। सभी पारंपरिक मैनुअल के अनुसार जो सैन्य अभियान असंभव होना चाहिए था, वह एक शानदार युद्धाभ्यास में बदल गया जिसने मित्र देशों की सुरक्षा को आश्चर्यचकित कर दिया। जर्मन सैनिक 62 घंटे से अधिक समय तक बिना रुके आगे बढ़ते रहे, वाहनों का संचालन करते रहे, भारी उपकरण ले जाते रहे तथा ऐसी परिस्थितियों में भी युद्ध क्षमता बनाए रखते रहे जो सामान्यतः थकावट के कारण पतन की स्थिति पैदा कर देती है। प्रथम पेंजर डिवीजन की एक आंतरिक रिपोर्ट में बताया गया कि किस प्रकार चालक 2 दिन और 2 रात तक बिना किसी रुकावट के अपने वाहनों को चलाने में सक्षम रहे तथा साथ ही कठिन भूभागों में भी आवश्यक सटीकता बनाए रखी। तोपखाने के अधिकारी, जिनके काम में फायरिंग पथ निर्धारित करने के लिए सटीक गणितीय गणना की आवश्यकता होती थी, उन्होंने बिना सोए 60 घंटे के बाद भी अपनी एकाग्रता बनाए रखी। पैदल सेना में 80 किलोमीटर तक पैदल मार्च करने वाले सैनिकों में अभी भी अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद रक्षात्मक ठिकानों पर हमला करने की ऊर्जा थी। अभियान के एक महत्वपूर्ण बिंदु सेडान में म्यूज को पार करना उन इंजीनियरिंग इकाइयों की बदौलत संभव हो सका
जिन्होंने बिना किसी थकान या भय के दुश्मन की गोलीबारी के बीच पुलों का निर्माण किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किस प्रकार ये लोग स्वचालित मशीनों की तरह काम कर रहे थे, अपने आसपास हो रहे विस्फोटों की अनदेखी कर रहे थे तथा व्यवस्थित तरीके से अपना काम कर रहे थे। उनका व्यवहार आत्मरक्षा की बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति के विपरीत प्रतीत हो रहा था। यह अलौकिक दक्षता मित्र राष्ट्रों की नजरों से छिपी नहीं रही। एक पकड़े गए फ्रांसीसी अधिकारी ने यह देखकर आश्चर्य व्यक्त किया कि लगातार 3 दिनों से लड़ रही जर्मन टुकड़ियां नई टुकड़ियों के समान ही तीव्रता दिखा रही थीं। विंस्टन चर्चिल उन रिपोर्टों से हैरान थे जिनमें जर्मन टैंक टुकड़ियों के बिना रुके दिन रात आगे बढ़ने का वर्णन था, जो विश्राम और सैन्य चक्रण के सभी स्थापित सैन्य सिद्धांतों के विपरीत था। जो कुछ जमीन पर हुआ वही हवा में भी दोहराया गया। लुफ्टवाफे ने अपने पायलटों के बीच परविटीन का प्रयोग शुरू किया, विशेष रूप से उन पायलटों के बीच जिन्हें लंबी दूरी के मिशनों या रात्रि बमबारी के लिए नियुक्त किया गया था। वायुसैनिकों ने गोलियों का नाम स्टुका टेबलटेन रखा, जो जंकर्स जू 87 गोता बमवर्षकों का संदर्भ था, या हरमन गोरिंग पिलेन, जो जर्मन वायुसेना कमांडर के लिए एक संकेत था, जो विडंबना यह है कि मॉर्फिन का आदी था। हेनकेल हे 111 बमवर्षक विमान के पायलट ने अपनी डायरी में वर्णन किया है। यह एक स्वप्न में जागने जैसा था, पूरी तरह से सतर्क लेकिन वास्तविकता से अलग, मानो मैं बाहर से अपने कार्यों का अवलोकन कर रहा था। सचेत पृथक्करण की इस भावना ने उन्हें तकनीकी एकाग्रता बनाए रखने में मदद की, जबकि वे जो भयावहता फैला रहे थे उससे भावनात्मक रूप से खुद को दूर कर पाए। परविटीन का वितरण तात्कालिक नहीं था बल्कि सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध था। इसे जर्मन सेना की नियमित रसद श्रृंखला में एकीकृत किया गया था, जिसमें मानकीकृत खुराक और प्रशासन प्रोटोकॉल थे जो मिशन के आधार पर भिन्न होते थे। विशेष रूप से कठिन अभियानों के लिए, जैसे कि आर्डेनस के माध्यम से आगे बढ़ना, कुछ कमांडरों ने दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी विचारों की तुलना में सामरिक प्रगति को प्राथमिकता देते हुए उच्च खुराक का आदेश दिया। इस व्यापक प्रयोग से तत्काल परिणाम सामने आए। वेहरामाच ने 6 सप्ताह में वह हासिल कर लिया जो वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 4 वर्षों में हासिल नहीं कर सका था: फ्रांस का आत्मसमर्पण। जर्मन बख्तरबंद युद्ध के वास्तुकार जनरल हेंज गुडेरियन केवल 10 दिनों में 400 किलोमीटर से अधिक आगे बढ़ गए, जो सैन्य इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई गति थी। हालांकि इस प्रारंभिक अभियान के दौरान ही चिंताजनक संकेत दिखने लगे थे। आंतरिक चिकित्सा रिपोर्टों में उन सैनिकों में शारीरिक पतन, अनियमित व्यवहार और हृदय संबंधी समस्याओं के मामले दर्ज किए गए थे, जो लंबे समय तक उत्तेजक पदार्थों के प्रभाव में थे। एक विशेष रूप से गंभीर मामला एक टैंक चालक का था, जो 50 घंटे तक बिना सोए रहने के कारण मतिभ्रम का शिकार हो गया और उसने जर्मन पैदल सेना की एक टुकड़ी को टक्कर मार दी, जिससे 3 सैनिकों की मौत हो गई और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। परवितिन द्वारा प्रदान की गई तत्काल प्रभावशीलता से चकित होकर इन रिपोर्टों को हाई कमान द्वारा व्यवस्थित रूप से नजरअंदाज कर दिया गया। 1940 में फ्रांस पर विजय से यह पुष्टि हो गई कि रासायनिक जुआ सार्थक था। ब्लिट्जक्रेग की जीत हुई थी और इसके साथ ही औषधीय रूप से उन्नत सैनिक का विचार भी। एक योद्धा जो जर्मन विज्ञान के हस्तक्षेप के कारण बुनियादी मानवीय सीमाओं को पार करने में सक्षम था। Soldiers without a soldiers, die drugged SS and die hell on of the camps। जबकि वेहरमाच ने मोर्चे पर आगे बढ़ने की गति को बनाए रखने के लिए परविटीन को एक क्रियाशील उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, नाजी तंत्र की एक अन्य शाखा ने दवाओं के लिए एक और अधिक भयावह उपयोग की खोज की: मानव सहानुभूति का व्यवस्थित दमन। यातना शिविरों में शूटस्टाफेल एसएस ने मेथाम्फेटामाइन, मॉर्फिन और अल्कोहल के रासायनिक मिश्रण में एक ऐसा नुस्खा ढूंढ निकाला जिससे साधारण लोगों को नरसंहार तंत्र के निर्दयी निष्पादक में बदल दिया जा सके। नियमित सेना के विपरीत, जहां लक्ष्य थकान से लड़ना और युद्ध प्रदर्शन को बढ़ाना था, एसएस में ड्रग्स एक गहरे मनोवैज्ञानिक कार्य को पूरा करते थे। नैतिक बाधाओं को दूर करना जो औद्योगिक पैमाने पर अत्याचारों के निष्पादन में बाधा डाल सकती थीं। शिविरों में नियुक्त लोगों को ऐसे वातावरण में काम करना था जहां अत्यधिक मानवीय पीड़ा दैनिक सामान्य बात थी, अपवाद नहीं।
ऑशविट्ज, माजदानेक, ट्रेब्लिंका और अन्य संहार केंद्रों में गार्डों को एक ऐसी वास्तविकता का सामना करना पड़ा जो नाजी विचारधारा में दीक्षित व्यक्तियों के लिए भी अत्यंत पीड़ादायक थी। हर दिन हजारों लोगों का व्यवस्थित तरीके से सफाया किया जाना, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। सामूहिक मृत्यु और विघटन के निरंतर संपर्क से सबसे अधिक वैचारिक रूप से आश्वस्त व्यक्ति भी टूट सकता है। कार्यान्वित किया गया समाधान पदार्थों का एक विशिष्ट संयोजन था जिसने सुरक्षा कार्यों के लिए एक परिवर्तित स्थिति को इष्टतम बनाया। परविटीन ने सतर्कता, ऊर्जा और आक्रामकता प्रदान की। मॉर्फिन ने भावनात्मक वियोग की पेशकश की और शराब ने आज्ञाकारिता और विस्मृति को बढ़ावा दिया। इस रासायनिक मिश्रण से अति सतर्क लेकिन भावनात्मक रूप से असंबद्ध सुरक्षा गार्ड तैयार हुए, जो आक्रामक लेकिन गणनाशील थे, जो सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखने के लिए आवश्यक यांत्रिक ध्यान को बनाए रखने में सक्षम थे, जबकि कैदियों की मानवता को पहचानने की क्षमता पूरी तरह से खो चुके थे। माजदानेक शिविर में दर्ज एक मामला इस विकृत गतिशीलता को दर्शाता है। एक एसआईएस अधिकारी जो अंटरस्टर्म फोहरर के रूप में पंजीकृत था, एक दैनिक औषधीय दिनचर्या का पालन करता था। भोर में परविटिन, अपनी पारी के दौरान वोदका का नियमित सेवन और शाम को मॉर्फिन का इंजेक्शन। साक्ष्यों के अनुसार यह नौकरशाही की शांति से लेकर बिना किसी स्पष्ट परिवर्तन के चरम हिंसा के विस्फोट तक जा सकता है। 1943 में कैदियों के चयन के दौरान वे 14 घंटे तक आगमन रैंप पर खड़े रहे और अपने हाथ की यांत्रिक गति से हजारों लोगों को व्यवस्थित रूप से गैस चैम्बर में भेजते रहे। एक गवाह ने कहा कि उसने अपनी उंगली ऐसे हिलाई जैसे वह एक अदृश्य ऑर्केस्ट्रा का संचालन कर रहा हो, जो पूरी तरह से अमूर्त और साथ ही पूरी तरह से केंद्रित हो। यह चयन शिविर के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण थे। डॉक्टर और अधिकारी यह निर्णय लेते थे कि किन कैदियों को अस्थायी रूप से दास श्रम के रूप में रखा जाएगा और किन्हें सीधे गैस कक्षों में भेजा जाएगा। ये निर्णय, जो हजारों लोगों के जीवन या मृत्यु का तत्काल निर्धारण करते थे, अक्सर संयुक्त उत्तेजक और ओपियोइड के प्रभाव में लिए जाते थे। इसका परिणाम घातक मनमानी थी। युवा और मजबूत कैदियों को मौत के घाट उतारा जा सकता था, जबकि अन्य गंभीर अवस्था वाले कैदियों को असंभव श्रम के लिए चुना जाता था। ऑशविट्ज के मुख्य चिकित्सक डॉ. एडुआर्ड विर्त्स ने ये रात्रिकालीन चयन तब किए जब उनके सहायकों ने उन्हें वह तैयारी दी जो उत्तेजक और अफीम युक्त दवाओं का मिश्रण थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उनकी चमकीली निगाहें और मानवीय पीड़ा के प्रति उनकी पूर्ण उदासीनता औषधीय रूप से प्रेरित पृथक्करण के स्पष्ट संकेत थे। विनाश के दैनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के अलावा शिविरों में नशीली दवाएं एक और परेशान करने वाला कार्य भी करती थीं। कैदियों को परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल करने वाले चिकित्सा प्रयोगों को बढ़ावा देना। कई शिविरों में, विशेषकर जिन्हें प्रायोगिक केंद्र के रूप में नामित किया गया था, परविटीन को न केवल गार्डों को बल्कि मानव सहन शक्ति पर अध्ययन के भाग के रूप में कैदियों को भी दिया गया था। डॉ. सिगमंड राशर ने डचाऊ में अपने कुख्यात हाइपोथर्मिया प्रयोगों को उत्तेजक परीक्षणों के साथ संयोजित किया। कैदियों को बर्फ के ठंडे पानी के टैंकों में तब तक डुबोया जाता था जब तक कि उनका शारीरिक तापमान गंभीर नहीं हो जाता, और फिर उन्हें मेथाम्फेटामाइन की अलग अलग खुराकें दी जाती थीं। इसका घोषित लक्ष्य उत्तरी सागर में मारे गए जर्मन पायलटों को पुनर्जीवित करने के तरीके खोजना था, लेकिन इन तरीकों से पायलटों की दर्दनाक मौत की गारंटी हो गई। साक्सेन होसेन में एक अन्य प्रकार के प्रयोग में उत्तेजक पदार्थों के प्रभाव में जबरन मार्च किया गया। कैदियों को कई दिनों तक एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ने के लिए मजबूर किया गया तथा उन्हें परविटीन की नियंत्रित खुराक दी गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि पूर्ण रूप से टूटने से पहले उनकी शारीरिक सहन शक्ति कितनी दूर तक बढ़ सकती है। एकत्र किए गए आंकड़ों, हृदय गति, श्वसन, शरीर का तापमान, शारीरिक विघटन का समय को सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड किया गया और लड़ाकू सैनिकों को दी जाने वाली खुराक को अनुकूलित करने के लिए हाई कमान को भेजा गया। इस प्रणाली की विकृति इस चक्रीय संबंध में निहित थी। जबकि एसएस ने मानवीय पीड़ा के प्रति असंवेदनशील बने रहने के लिए नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया, उन्होंने इन पदार्थों के सैन्य उपयोग को पूर्ण करने के लिए उसी पीड़ा का शोषण भी किया। इस प्रकार ये शिविर न केवल संहार केंद्र बन गए बल्कि प्रयोगशालाएं भी बन गए, जहां नाजी विज्ञान ने चरम स्थितियों और रासायनिक उत्तेजना के तहत मानव शरीर की सीमाओं का पता लगाया। 1944 तक, जब जर्मनी स्पष्ट रूप से युद्ध हार चुका था, शिविरों में नशीली दवाओं का प्रयोग गंभीर स्तर पर पहुंच गया था।
आसन्न हार का सामना करते हुए कई गार्डों ने अपनी खुराक बढ़ा दी, जिससे उनका व्यवहार अनियमित और हिंसक हो गया। मित्र राष्ट्रों के आक्रमण के कारण निकासी के दौरान जीवित बचे कैदियों ने बताया कि ऐसे गार्ड थे जिन्हें नींद की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे कई दिनों तक आक्रामक निगरानी रखते थे तथा अंततः पूर्णतः भ्रमित हो जाते थे। माजदानेक में आगे बढ़ते सोवियत सैनिकों के सामने निकासी के दौरान उत्तेजक पदार्थों के प्रभाव में गार्डों ने 200 से अधिक कमजोर कैदियों को मार डाला, जो मार्च के साथ नहीं चल सके थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधियों में एम्फेटामिन नशा के स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे थे। बाध्यकारी गतिविधियां, तीव्र और असंगत भाषण तथा गोली चलाने में यांत्रिक सटीकता, जैसे कि वे किसी सम्मोहन में हों। जब मित्र देशों की सेनाओं ने 1945 में शिविरों को मुक्त कराया तो उन्हें न केवल नरसंहार के साक्ष्य मिले, बल्कि हजारों दवा की बोतलें, सीरिंज और इस व्यवस्थित नशीली दवाओं के उपयोग का दस्तावेजीकरण करने वाले मेडिकल रिकॉर्ड भी मिले। पकड़े गए गार्डों में से कई में गंभीर रासायनिक निर्भरता के लक्षण दिखाई दिए। कंपन, व्यामोह, अनियमित व्यवहार तथा तीव्र वापसी के लक्षण। नरसंहारक विचारधारा और रासायनिक परिवर्तन के संयोजन ने एक ऐसी वास्तविकता को जन्म दिया था जो उस समय तक दर्ज की गई मानवीय क्रूरता की सबसे बुरी अभिव्यक्तियों से भी आगे निकल गई थी। परविटीन और अन्य पदार्थों ने नरसंहार को जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मानवता की अंतिम ढाल को निष्क्रिय करके इसके कार्यान्वयन को सुगम बनाया, जो विनाश के व्यवस्थित निष्पादन में बाधा डाल सकता था। हिटलर और उसके इंजेक्शन। रोजाना ड्रग्स लेने वाला तानाशाह। 3 जुलाई 1941 को ऑपरेशन बारबारोसा शुरू होने के ठीक 11 दिन बाद हिटलर ने अपने जनरलों के साथ एक असाधारण बैठक बुलाई। 8 घंटे तक लगातार फ्यूहरर ने उन्मत्त ऊर्जा के साथ भाषण दिया, जिसमें कभी रणनीतिक स्पष्टता तो कभी मसीहाई प्रलाप शामिल थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कुछ समय के लिए अपने निजी चिकित्सक थियोडोर मोरेल के पास सेवानिवृत्त हो गए। कुछ ही मिनटों बाद वह पूरी तरह से शांत दिखाई दिए तथा रिपोर्ट सुनने के लिए तैयार थे, जैसे कि पिछली मैराथन प्रस्तुति कभी हुई ही ना हो। यह प्रकरण एक ऐसी वास्तविकता को दर्शाता है जो दशकों तक छिपी रही। एडोल्फ हिटलर, वह व्यक्ति जो यूरोप के भाग्य को नियंत्रित करता था, प्रतिदिन नशीली दवाओं के प्रभाव में काम करता था, जिसने उसके सैन्य निर्णयों, व्यक्तिगत व्यवहार और मानसिक स्थिरता को गहराई से प्रभावित किया। वह केवल पारंपरिक उपचार से उपचारित स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त एक नेता नहीं थे, बल्कि एक सक्रिय व्यसनी थे, जिनकी रासायनिक गड़बड़ियों के कारण लाखों लोगों पर विनाशकारी परिणाम हुए। नाजीवाद के पारंपरिक ऐतिहासिक विवरणों में एक सीमांत व्यक्ति थियोडोर मोरेल ने तीसरे रईख के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपरंपरागत तरीकों वाला यह मोटा, मैला कुचैला दिखने वाला डॉक्टर 1937 के बाद से हिटलर के स्वास्थ्य का संरक्षक बन गया और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति का रासायनिक वास्तुकार बन गया। गोरिंग और हिमलर सहित नाजी के अधिकांश करीबी लोगों द्वारा तिरस्कृत, जो उन्हें तिरस्कार पूर्वक धोखेबाज या रीछ का विष देने वाला कहते थे, मोरेल को फिर भी हिटलर का पूर्ण विश्वास प्राप्त था। यह संबंध तब शुरू हुआ जब मोरेल ने हिटलर की गंभीर पाचन समस्याओं का सफलतापूर्वक इलाज किया, जो वर्षों से उसे परेशान कर रही थीं। आंत के बैक्टीरिया और असामान्य उपचारों के संयोजन का उपयोग करके उन्होंने वह हासिल किया जो अन्य डॉक्टर करने में असफल रहे थे। हिटलर, जो कि बहुत ही मानसिक रोगी था, बहुत प्रभावित हुआ। किसी ने भी आपकी तरह मेरी मदद नहीं की डॉक्टर, उसने उससे कहा, जिससे उस पर निर्भरता की शुरुआत हुई जो चिकित्सा से भी आगे निकल गई। शोधकर्ताओं के पास अब उपलब्ध मेडिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1941 और 1945 के बीच मोरेल ने हिटलर को कम से कम 82 विभिन्न पदार्थ दिए थे। 1943 में फ्यूहरर के लिए एक विशिष्ट रासायनिक नाश्ते में छोटी मात्रा में ग्लूकोज, बी विटामिन, मेथैम्फेटामाइन, परविटिन, टेस्टोस्टेरोन और स्ट्राइकिन का मिश्रण शामिल था। दिन के दौरान उन्हें आवश्यकतानुसार अतिरिक्त इंजेक्शन दिए गए। तनाव के समय के लिए यूकोडाल, ऑक्सीकोडोन के समान पुनर्जीवित करने वाले के रूप में पशु अंगों के अर्क तथा उनकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए अधिक परविटीन। रात्रि में बार्बिटुरेट्स या पोटेशियम ब्रोमाइड ने कृत्रिम नींद उत्पन्न करके चक्र पूरा किया। सैन्य असफलताओं के साथ निर्भरता बढ़ गई। फरवरी 1943 में स्टेलिनग्राद में हार के बाद मोरेल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि इंजेक्शन की आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हिटलर के करीबी और आयुध मंत्री अल्बर्ट स्पीयर ने इस बदलाव पर गौर किया। वह अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा।
उसके फैसले अनिश्चित हो गए, कभी वह अत्यधिक आशावाद तो कभी गहरे अवसाद के क्षणों के बीच बदलता रहता। उसके हाथ कांपने लगे, जिसे वह बैठकों में अपनी पीठ के पीछे पकड़कर छिपाने की कोशिश करता था। हिटलर के आसपास के सभी लोगों को उसकी शारीरिक गिरावट का एहसास हो गया। दीर्घकालिक पाचन संबंधी समस्याएं कंपन के कारण और भी जटिल हो गई थीं, विशेष रूप से उनके बाएं हाथ और पैर में, जो उत्तेजक दवाओं के दुरुपयोग के कारण संभवतः प्रारंभिक पार्किंसंस रोग के लक्षण थे। उनकी त्वचा का रंग भूरा हो गया, उनकी आंखों की चमक चली गई तथा अनेक साक्ष्यों के अनुसार नहाने के बाद भी उनके शरीर से तीव्र दुर्गंध आती थी, जो संभवतः वर्षों तक रासायनिक पदार्थों के सेवन के कारण उनकी चयापचय प्रणाली के खराब हो जाने के कारण थी। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि सैन्य वास्तविकता से उनका धीरे धीरे नाता टूटता गया। फील्ड मार्शल एरिक वॉन मैनस्टीन ने कहा, 1945 के बाद से एक सुसंगत रणनीतिक चर्चा करना असंभव था। फ्यूहरर लगातार असंगत एकालापों से हमें बाधित करते रहे, असंभव जीत पर जोर देते रहे, और जब हमारी भौतिक कमियों के बारे में ठोस आंकड़े प्रस्तुत किए गए तो उन्होंने उन्हें अनदेखा कर दिया। रासायनिक प्रभाव में लिए गए सबसे विनाशकारी निर्णयों में 3 प्रकरण प्रमुख हैं। स्टेलिनग्राद पर बिना पीछे हटे कब्जा करने का आदेश नवंबर 1942 यूकोडल और पर्विटन के विशेष रूप से तीव्र संयोजन के तहत जारी किया गया, जिसने जर्मन छठी सेना को विनाश की निंदा की। जुलाई 1943 में कई जनरलों की सलाह के विरुद्ध ऑपरेशन सिटाडेल, कुर्स्क की लड़ाई की शुरुआत। वहां मौजूद एक अधिकारी के अनुसार इंजेक्शन लगवाने के बाद हिटलर ने कहा था, मैं अपनी नसों में महसूस कर रहा हूं कि यह सही समय है, प्रेरणा आ गई है। युद्ध के परिणाम स्वरूप विनाशकारी हार हुई। 1944 में वोल्क्सस्टर्म का निर्माण अप्रशिक्षित किशोरों और वृद्ध लोगों से बनी एक मिलिशिया, जिसे उन्होंने बर्लिन की खून की आखिरी बूंद तक रक्षा करने का आदेश दिया, जबकि उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समझाया कि बचाव सेनाएं, जो केवल उनकी नशीली कल्पना में ही मौजूद थीं, जल्द ही आ जाएंगी। जैसे जैसे फ्यूहरर की निर्भरता बढ़ती गई, सैन्य सम्मेलनों में उसका व्यवहार नाटकीय रूप से बदल गया। युद्ध की शुरुआत में वह तकनीकी विवरणों के प्रति अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति के लिए जाने जाते थे। 1944 तक वे बुनियादी तथ्यों को लेकर भ्रमित हो गए थे तथा कई दिन पहले लिए गए निर्णयों को भी भूलने लगे थे। बरामद रिकॉर्डिंग से उनके भाषण के तरीके में परिवर्तन का पता चलता है। भाषण में तेजी, विषयगत बकवास तथा अचानक बीच में बोलने और विश्वासघात या अक्षमता के बारे में तीखी टिप्पणियां करने की बढ़ती प्रवृत्ति। सितंबर 1944 में एक बैठक के बाद जापानी राजदूत हिरोशी ओशिमा ने टोक्यो को लिखा, फ्यूहरर 1941 में मिले व्यक्ति से अलग व्यक्ति प्रतीत होते हैं। उनकी नजर अनिश्चित है, उनका भाषण असंगत है और सैन्य स्थिति के बारे में उनकी समझ एक समानांतर वास्तविकता में मौजूद लगती है। हालांकि वे जवाबी हमलों और आसन्न जीत का उल्लेख करते हैं, लेकिन वे किसी ऐसे व्यक्ति की तरह बोलते हैं जो किसी मदहोशी में डूबा हुआ है। हिटलर के तात्कालिक सहयोगी मोरेल को लेकर गहरे मतभेद में थे। मार्टिन बोरमैन जैसे कुछ लोगों ने हिटलर और उसके डॉक्टर के बीच संबंधों को सक्रिय रूप से संरक्षित किया, क्योंकि वे समझते थे कि यह फ्यूहरर के दैनिक कामकाज के लिए आवश्यक हो गया था। अन्य लोगों ने, विशेषकर हिमलर और गोरिंग ने, कई अवसरों पर मोरेल को हटाने का प्रयास किया, जिन्हें वे हिटलर की गिरावट के लिए जिम्मेदार मानते थे। 21 अप्रैल 1945 को जब सोवियत सेनाएं बर्लिन के द्वार पर थीं, एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। हिटलर ने मोरेल को बर्खास्त कर दिया। वास्तविक परिस्थितियां अस्पष्ट हैं, लेकिन परिणाम दुखद था। अचानक वह व्यक्ति जो पिछले 5 वर्षों से लगातार रासायनिक शासन के तहत रह रहा था, उसने स्वयं को अपनी सामान्य दवाओं से वंचित पाया। इसके बाद 1 सप्ताह तक शारीरिक और मानसिक रूप से टूटते हालात रहे, जिसका बंकर में मौजूद कई गवाहों ने दस्तावेजीकरण किया है। नियमित इंजेक्शन के बिना हिटलर न तो जाग पाता था और न ही ध्यान केंद्रित कर पाता था। उनके बाएं हाथ और पैर में कंपन इतना तीव्र हो गया कि वे बिना सहायता के चल भी नहीं पा रहे थे। उनकी कभी शक्तिशाली आवाज अब मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट में बदल गई थी। जैसे जैसे उनकी वापसी बढ़ती गई, वे घंटों तक शून्य में ताकते रहे और कभी कभी विस्फोटक क्रोध के क्षण भी प्रकट करते रहे। 29 अप्रैल को अपनी आत्महत्या से एक दिन पहले हिटलर ने अपनी राजनीतिक वसीयत लिखवाई। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक अवास्तविक दृश्य का वर्णन किया। वह अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, कभी वह चौंकाने वाली स्पष्टता से बोल रहा था तो कभी पूरी तरह से बड़बड़ा रहा था।
कभी कभी वह वाक्य के बीच में ही रुक जाते थे और भूल जाते थे कि वह क्या बोल रहे थे और पूरी तरह से अलग विषय पर बोलना शुरू कर देते थे। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उनके शरीर को जलाने से पहले देखने वालों ने जैसा बताया था, उसमें पूरी तरह से शारीरिक रूप से नष्ट हो जाने के सभी लक्षण दिखाई दे रहे थे। वह अत्यंत दुबला पतला था, उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी, दांत सड़े हुए थे तथा उसका रूप रंग 56 वर्षीय व्यक्ति की बजाय 80 वर्षीय व्यक्ति जैसा लग रहा था। पतन, तीसरे रह का रासायनिक आत्मविनाश। दिसंबर 1944 में जब मित्र देशों की सेनाएं फ्रांस से आगे बढ़ रही थीं, हिटलर ने आर्डेनस में एक हताश जवाबी हमले का आदेश दिया। यह सैन्य दृष्टि से टिकाऊ नहीं था, लेकिन फ्यूहरर को अपने दैनिक नशीली दवाओं के कॉकटेल से प्रेरित होकर विश्वास था कि वह 1940 का चमत्कार दोहरा सकता है। थके हुए और संसाधनों की कमी से जूझ रहे वेहरमैच ने पश्चिमी मोर्चे पर अपना अंतिम बड़ा हमला किया, लेकिन इस बार जर्मन सेना उस ताकत की छाया मात्र थी जिसने 4 साल पहले यूरोप पर विजय प्राप्त की थी। अमेरिकी ठिकानों की ओर बढ़ रहे डिवीजन 1940 की श्रेष्ठ, पूर्णतः समन्वित और सुसज्जित इकाइयां नहीं थीं। वे थके हुए दिग्गजों, खराब प्रशिक्षित किशोर रंगरूटों और अस्पतालों से समय से पहले ठीक हुए सैनिकों का एक विषम मिश्रण थे। हालांकि उनमें से कई लोगों में एक विशेषता समान थी। परविटीन और अन्य सैन्य दवाओं के संपर्क में रहने से उनके शरीर और दिमाग पर गहरे निशान पड़ गए थे। जो एक सामरिक लाभ के रूप में शुरू हुआ था, वह एक चिकित्सीय और परिचालन आपदा में बदल गया। मित्र देशों के टैंकों द्वारा युद्ध के मैदान में जर्मन सेना की किस्मत तय करने से बहुत पहले ही वह अपनी ही रासायनिक निर्भरता का शिकार होकर भीतर से ढह रही थी। अक्टूबर 1944 की एक गोपनीय चिकित्सा रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि पूर्वी मोर्चे पर 60% से 70% अग्रिम पंक्ति इकाइयों ने कुछ हद तक परविटीन पर निर्भरता विकसित कर ली थी। कई सैनिकों के लिए दवाइयां ऑपरेशन संबंधी सहायता नहीं रह गई थीं, बल्कि बुनियादी आवश्यकता बन गई थीं। 16वें पेंजर डिवीजन के एक अनुभवी ने एक बरामद पत्र में इसे व्यक्त किया। गोलियों के बिना मैं तोपों की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे हाथ इतने कांपते हैं कि मैं निशाना नहीं लगा सकता। मेरा सिर उन सभी साथियों की चीखों से भर जाता है जिन्हें मैंने मरते देखा है। केवल जब मैं सफेद दवा लेता हूं तभी मैं लड़ाई जारी रख सकता हूं। इस निर्भरता के विनाशकारी परिणाम तब सामने आए जब आपूर्ति बाधित हुई, और यह घटना तब आम हो गई जब मित्र देशों की बमबारी ने जर्मन आपूर्ति लाइनों को तबाह कर दिया। संपूर्ण इकाइयों ने एक साथ वापसी के लक्षणों का अनुभव किया। अत्यधिक चिंता, व्यामोह, मतिभ्रम, अनियंत्रित आक्रामकता और शारीरिक पतन। तीसरे पेंजर ग्रेनेडियर डिवीजन की एक मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे 5 दिनों तक दवा की नई आपूर्ति न मिलने के कारण एक पूरी कंपनी गैर संचालनशील हो गई, क्योंकि आधे से अधिक लोगों में गंभीर न्यूरोसाइकियाट्रिक लक्षण दिखाई दिए। कुछ सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे स्थानों पर शत्रुओं को देखा जहां कोई था ही नहीं। अन्य लोग अचेतन अवस्था में चले गए तथा कई ने घबराहट की स्थिति में भागने का प्रयास किया। जर्मन सैन्य अस्पताल, जो पहले से ही युद्ध में घायल हुए लोगों के बोझ से दबे हुए थे, अब मरीजों की एक नई श्रेणी से अभिभूत हो गए थे। दीर्घकालिक उत्तेजक दवाओं के उपयोग से संबंधित तीव्र मनोरोग के मामले। पूर्वी मोर्चे पर स्थित मुख्य न्यूरोलॉजिकल केंद्रों में से एक स्मोलेंस्क फील्ड अस्पताल में एक संपूर्ण वार्ड की स्थापना की गई थी, जिसे डॉक्टरों ने दवा प्रेरित मस्तिष्क थकावट कहा था, जो लत या मेथैम्फेटामाइन मनोविकृति जैसे शब्दों का एक व्यंजनापूर्ण रूप है। इस अस्पताल में नियुक्त एक सैन्य मनोचिकित्सक डॉक्टर वोल्फगैंग गेरहार्ट ने 1943 और 1944 के बीच इलाज किए गए मामलों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा। उनके नोट्स में लगातार वर्षों के उपयोग के बाद स्थायी न्यूरोलॉजिकल क्षति वाले सैनिकों का वर्णन है। अपरिवर्तनीय कंपन, तंत्रिका टिक्स, आवर्ती मनोवैज्ञानिक प्रकरण और महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक हानि। उन्होंने लिखा, इनमें से कुछ लोग युद्ध में जीवित बच जाने पर भी कभी भी सामान्य जीवन जीने की क्षमता हासिल नहीं कर पाएंगे। सैन्य दृष्टिकोण से शायद अधिक चिंताजनक बात यह थी कि आंतरिक अनुशासन का पूर्णतः क्षरण हो गया था, जो जर्मन सेना का एक पारंपरिक स्तंभ था। फील्ड कमांडरों ने सैनिकों के बीच अवज्ञा, भगोड़ापन और हिंसा की बढ़ती घटनाओं की सूचना दी।
1943 में लेनिनग्राद के निकट तैनात 27वें इन्फेंट्री डिवीजन में एक ही महीने में 6 आत्महत्याएं दर्ज की गईं। सभी मामले उन सैनिकों से संबंधित थे जो नियमित रूप से परविटीन ले रहे थे और जब आपूर्ति बाधित हुई तो संकट में आ गए। कुर्स्क के निकट एक पेंजर यूनिट में एक नाटकीय घटना घटी। एक सप्ताह तक बिना किसी आपूर्ति के रहने के कारण अधिक गोलियों की चाहत में 2 सैनिकों ने अपनी बटालियन के चिकित्सक पर हमला कर दिया। एक व्यक्ति की सुरक्षा कर्मियों की गोलीबारी से तत्काल मृत्यु हो गई तथा दूसरे को बाद में सैन्य न्यायाधिकरण द्वारा फांसी दे दी गई। इस घटना को कभी भी आधिकारिक रूप से इस रूप में दर्ज नहीं किया गया कि यह वास्तव में नशे की लत से प्रेरित दंगा था, बल्कि इसे तोड़फोड़ और विश्वासघात का मामला माना गया। सबसे हानिकारक प्रभावों में से एक था हृदय वाहिनी प्रणाली को स्थायी क्षति। 20 वर्ष की आयु के युवा सैनिकों में वृद्ध लोगों जैसे हृदय संबंधी लक्षण दिखाई दे रहे थे। शव परीक्षण में पता चला कि हृदय बड़ा हो गया था, धमनियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं तथा हृदय के ऊतकों पर उत्तेजक दवाओं के दुरुपयोग के कारण घाव हो गए थे। आधिकारिक रिपोर्टों में दर्ज कई प्राकृतिक मौतें वास्तव में सैनिकों की थीं, जो लंबे समय तक परविटिन के उपयोग से उत्पन्न जटिलताओं के कारण मर गए थे। 19वें पेंजर डिवीजन में एक 22 वर्षीय टैंक चालक की नियमित मार्च के दौरान अचानक मृत्यु हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट में तनाव से उत्पन्न हृदय संबंधी थकान का उल्लेख किया गया था, लेकिन डॉक्टर ने अपनी व्यक्तिगत रिपोर्ट आधिकारिक नहीं के साथ जो शव परीक्षा संलग्न की थी, उसमें उत्तेजक दवाओं के अधिक सेवन के कारण हृदयाघात के सभी लक्षण पाए गए थे। ये समस्याएं केवल जमीनी सैनिकों तक ही सीमित नहीं थीं। लुफ्टवाफे, जिसने अपने पायलटों के लिए उत्तेजक पदार्थों के प्रयोग में अग्रणी भूमिका निभाई थी, अब वर्षों के नशीली दवाओं के दुरुपयोग की कीमत चुका रहा था। 1943 के बाद से युद्ध या यांत्रिक खराबी के अलावा अन्य दुर्घटनाओं की संख्या में नाटकीय वृद्धि हुई। नॉर्वे में तैनात JG-5 लड़ाकू स्क्वाड्रन का मामला उदाहरणात्मक है। 1944 में 3 महीने की अवधि में बिना किसी दुश्मन के हस्तक्षेप के उड़ान भरने या उतरने के दौरान हुई दुर्घटनाओं में उनके 8 विमान नष्ट हो गए। आंतरिक जांच में पाया गया कि अधिकांश पायलट 48 घंटे से अधिक समय तक पर्याप्त नींद के बिना रहे थे तथा उन्हें बार बार उत्तेजक दवाओं की खुराक देकर कार्यात्मक रखा गया था। युद्ध में घायल होने के बाद प्रशिक्षण के लिए स्थानांतरित किए गए एक अनुभवी उड़ान प्रशिक्षक ने लिखा, नए पायलट अपने प्रशिक्षण से पहले से ही उत्तेजक पदार्थों पर उड़ान भरने के आदी हो जाते हैं। जब हम उन्हें बिना दवाओं के उड़ान भरने के लिए कहते हैं तो उनके कौशल में नाटकीय रूप से गिरावट आती है। हमने ऐसे एविएटर तैयार किए हैं जो दवाओं के बिना उड़ान नहीं भर सकते। जर्मन हाई कमान इस स्थिति को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। 1942 की शुरुआत में ही रीच स्वास्थ्य नेता डॉ लियोनार्डो कॉन्टी ने परविटिन के बड़े पैमाने पर उपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की थी। युद्ध मंत्रालय को संबोधित एक ज्ञापन में उन्होंने सैनिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर परिणामों की चेतावनी दी तथा इसके वितरण पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। इस चेतावनी को कई अन्य चेतावनियों की तरह फील्ड कमांडरों की ओर से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने दीर्घकालिक परिणामों की तुलना में तत्काल प्रभावकारिता को प्राथमिकता दी। प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया में एक मेजर जनरल ने लिखा, जब हम यह युद्ध जीत लेंगे तब डॉ कॉन्टी जर्मनी के भविष्य के स्वास्थ्य के बारे में चिंता कर सकते हैं। इस बीच हमें ऐसे सैनिकों की जरूरत है जो अभी लड़ सकें, न कि कल अपने अस्पतालों के लिए स्वस्थ मरीजों की। चिकित्सा संबंधी विचारों और तत्काल सैन्य आवश्यकताओं के बीच यह तनाव लगातार सैन्य जरूरतों के पक्ष में हल किया जाता रहा, जब तक कि 1944 तक, जब सामान्य संसाधनों की कमी ने अंततः परविटिन के उत्पादन और वितरण में कमी करने के लिए बाध्य नहीं कर दिया। तब तक तो काफी नुकसान हो चुका था। जर्मन सैनिकों की एक पूरी पीढ़ी लंबे समय तक एक शक्तिशाली उत्तेजक पदार्थ के प्रभाव में रही, जिसके कारण उनमें से कई को गंभीर लत लग गई। युद्ध में जीवित बचे और नागरिक जीवन में वापस लौटे दिग्गजों ने ये समस्याएं अपने साथ ले लीं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन संकट पैदा हो गया, जिसे मित्र देशों के कब्जे वाले अधिकारियों ने युद्धोत्तर जर्मनी में व्यापक रूप से प्रलेखित किया। अमेरिकी सैन्य प्रशासन द्वारा अपने कब्जे वाले क्षेत्र में स्वास्थ्य स्थिति पर 1947 में प्रस्तुत रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि सेवा के दौरान उत्तेजक दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित मनोरोग लक्षणों वाले सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है।
इनमें से कई दिग्गज सैनिक अंततः मनोरोग संस्थानों में पहुंच गए तथा सामान्य नागरिक जीवन में पुनः शामिल होने में असमर्थ हो गए। संभवतः इस औषधीय त्रासदी का सबसे स्पष्ट सारांश स्वयं डॉ. ऑटो रांके ने दिया था, जो एक सैन्य फिजियोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने शुरू में वेहरमाच में परविटिन के उपयोग को बढ़ावा दिया था। 1946 में मित्र देशों के शोधकर्ताओं के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने विलंबित खेद व्यक्त किया। हमने सोचा था कि हम अपने सैनिकों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम उन्हें भीतर से नष्ट कर रहे थे। हमने सोचा था कि हमने मानवीय सीमाओं के लिए एक रासायनिक समाधान खोज लिया है, लेकिन जीव विज्ञान हमेशा अपनी कीमत वसूलता है। आप प्रकृति को अनिश्चित काल तक मूर्ख नहीं बना सकते। इस विलंबित मान्यता में सैन्य औषधियों के साथ जर्मन अनुभव की मौलिक विडंबना समाहित है। रसायन के माध्यम से सुपर सैनिकों को बनाने के प्रयास के परिणाम स्वरूप अंततः अक्रियाशील इकाइयां, क्षतिग्रस्त व्यक्ति तथा एक ऐसी सेना उत्पन्न हुई जो बाहरी शत्रुओं से लड़ते हुए भी भीतर से बिखर गई। मेथाम्फेटामाइन से प्रेरित ब्लिट्जक्रेग ने एक कृत्रिम ऊर्जा और भ्रामक आत्मविश्वास उत्पन्न किया था, जो अनिवार्य रूप से शारीरिक और नैतिक पतन की ओर ले जाएगा। परविटिन की उत्पत्ति। जर्मनी ने मेथाम्फेटामाइन को कैसे वैध बनाया? 1937 में बर्लिन में जब नाजी युद्ध मशीन अपनी तैयारियों में तेजी ला रही थी, टेम्लर वर्के की दवा प्रयोगशालाओं में एक खामोश क्रांति पनप रही थी। रसायन शास्त्री फ्रिट्ज हॉस्चाइल्ड के निर्देशन में कंपनी ने एक ऐसा यौगिक तैयार किया जो न केवल चिकित्सा बल्कि ऊर्जा, उत्पादकता और प्रदर्शन के मानवीय अनुभव को भी बदलने वाला था। यह क्रिस्टलीय यौगिक मेथाम्फेटामाइन था और इसके व्यावसायिक संस्करण को एक ऐसा नाम दिया गया जो जल्द ही हर जर्मन घर में जाना जाने लगा, परविटीन। परविटीन की कहानी युद्ध के मैदान या सैन्य कमान केंद्रों में नहीं, बल्कि जर्मनी के संपन्न फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में शुरू होती है, जो वर्साई की संधि द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद अपने वैज्ञानिक नेतृत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। नाजी शासन ने राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और तकनीकी श्रेष्ठता के प्रति अपने जुनून के कारण नई दवाओं के विकास को नागरिकों और सैन्य कर्मियों दोनों के लिए रणनीतिक प्राथमिकता बना दिया था। मेथाम्फेटामाइन कोई जर्मन खोज नहीं थी। इस पदार्थ को सर्वप्रथम 1993 में जापान में रसायनज नागाई नागायोशी द्वारा संश्लेषित किया गया था तथा तत्पश्चात 1919 में अकीरा ओगाटा द्वारा परिष्कृत किया गया था। हालांकि यह जर्मन प्रयोगशालाएं ही थीं जिन्होंने इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तकनीक विकसित की और महत्वपूर्ण रूप से एक बड़े पैमाने के वाणिज्यिक उत्पाद के रूप में इसकी क्षमता की पहचान की। टेम्लर वर्के ने 1937 में परविटीन का पेटेंट कराया तथा शुरू में इसे विभिन्न स्थितियों के उपचार हेतु दवा के रूप में प्रस्तुत किया। नार्कोलेप्सी, अवसाद, हाइपोटेंशन तथा क्रॉनिक थकान। पिछली दवाओं के विपरीत परविटीन को दवा के बजाय एक वर्धक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिससे इसे अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान किसी भी जर्मन फार्मेसी में स्वतंत्र रूप से बेचा जा सका। इसके लॉन्च के साथ जो विज्ञापन अभियान चलाया गया वह असाधारण रूप से आक्रामक और परिष्कृत था। समाचार पत्रों, महिलाओं की पत्रिकाओं, चिकित्सा प्रकाशनों और कॉरपोरेट सामग्रियों में विज्ञापनों में परविटीन को आधुनिक जीवन की सभी समस्याओं के रासायनिक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया। नारे तीसरे रईह के मूल्यों के साथ संरेखित अवधारणाओं पर जोर देते थे। दक्षता, शक्ति, अटूट प्रदर्शन और मानवीय कमजोरियों पर काबू पाना। एक मेडिकल जर्नल में छपे विज्ञापन में कहा गया था, एक गोली जर्मनी को जगाए रखती है। महिलाओं के प्रकाशनों में एक अन्य लेख में लिखा था, थकान पर विजय पाओ, कमजोरी पर विजय पाओ। प्रतिमा चित्रण में पुरुषों और महिलाओं को अत्यंत केंद्रित भाव भंगिमाओं, चमकीली आंखों और सीधे खड़े मुद्रा के साथ दर्शाया गया था, जो उत्पादक, अनुशासित और सदैव सतर्क जर्मन के नाजी आदर्श का प्रतीक था। टेम्लर के प्रचारकों ने अपने चमत्कारिक उत्पाद के लिए विशिष्ट बाजारों की पहचान की। गृहिणियों के लिए उन्होंने हॉर्सफ्राउ शॉकोलेट, गृहिणियों की चॉकलेट की पेशकश की, जिसमें कोको और चीनी के साथ परविटिन मिलाया गया था, जिसे कठिन दिनों के लिए सुखद उत्साहवर्धक के रूप में प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों और कार्यालय कर्मचारियों के लिए वादा था मानसिक स्पष्टता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का। सफलता सबसे अधिक सतर्क व्यक्ति को मिलती है, कार्यालयों में वितरित एक ब्रोशर में सुझाव दिया गया था।
कॉलेज के छात्रों के लिए परविटीन बिना ध्यान खोए पूरी रात अध्ययन करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। उत्पादक रातों की बदौलत परीक्षाएं उत्तीर्ण हुईं एक विशेष रूप से प्रभावी नारा था। औद्योगिक श्रमिकों के लिए, जिनका शारीरिक प्रदर्शन पुनः शस्त्रीकरण कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण था, मेथैम्फेटामाइन ने सहन शक्ति में वृद्धि की और थकान को कम किया, जिससे सटीकता में कमी आए बिना लंबी पारी में काम करना संभव हो गया। बाजार की प्रतिक्रिया तत्काल और व्यापक थी। 1938 में विपणन के पहले पूर्ण वर्ष में जर्मनी में 27 मिलियन से अधिक परविटीन गोलियां बेची गईं। 1939 तक यह आंकड़ा सैन्य संगठनों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद को छोड़कर 35 मिलियन तक बढ़ गया था। बर्लिन में यह दवा कुछ सामाजिक हलकों में इतनी आम हो गई कि इसे बोलचाल की भाषा में हिटलर की गोली या जर्मन कोक जैसे उपनाम मिल गए। व्यावसायिक सफलता टेम्लर वेयरके और जर्मन चिकित्सा संस्थानों के बीच सहयोग से संभव हुई। कंपनी ने उदारतापूर्वक अध्ययनों को वित्त पोषित किया, जिनसे अपेक्षित रूप से महत्वपूर्ण लाभ पाए गए तथा दीर्घावधि में मेथैम्फेटामाइन के उपयोग के जोखिम न्यूनतम पाए गए। प्रतिष्ठित पत्रिका ड्यूश मेडिसिनिशे वोकेंस्क्रिफ्ट ने 1938 में डॉ. फ्रिट्ज हॉसचाइल्ड, वही रसायन्स जिन्होंने टेम्लर के लिए यौगिक विकसित किया था, द्वारा एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि परविटीन अनुशंसित खुराक में उपयोग किए जाने पर महत्वपूर्ण नशे की लत प्रभाव नहीं दिखाता है और यह स्वस्थ वयस्कों में नियमित उपयोग के लिए सुरक्षित माना जा सकता है। अन्य प्रायोजित अध्ययनों ने आश्चर्यजनक लाभ सुझाए। बौद्धिक क्षमता में सुधार, शारीरिक सहन शक्ति में वृद्धि, बिना किसी स्पष्ट नकारात्मक प्रभाव के नींद की आवश्यकता में कमी और यहां तक कि सामाजिक दक्षता और व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प में सुधार। राष्ट्रीय समाजवादी वैचारिक संदर्भ में अस्पष्ट लेकिन आकर्षक अवधारणाएं। टेम्लर वेयरके और नाजी शासन के बीच संबंध शुरू से ही सहजीवी थे। कंपनी ने ऐसा पदार्थ उपलब्ध कराया जो पार्टी द्वारा प्रचारित उत्पादकता, अनुशासन और उपलब्धि के आदर्शों के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। बदले में अधिकारियों ने इसके व्यापक वितरण को सुगम बनाया और कंपनी को उभरती हुई चिकित्सा आलोचना से बचाया। जब पहली बार समस्याग्रस्त मामले सामने आने लगे तो यह आधिकारिक संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1939 के अंत में ही कई शहरों के डॉक्टरों ने चिंताजनक लक्षणों वाले रोगियों की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। गंभीर तीव्र हृदय गति, दीर्घकालिक अनिद्रा, पागलपन भरा व्यवहार, नाटकीय रूप से वजन कम होना तथा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक निर्भरता के स्पष्ट संकेत। बर्लिन के चैरिटी अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. हेंज कुहने ने परविटीन के लंबे समय तक उपयोग के बाद विषाक्त मनोविकृति के कई मामलों का दस्तावेजीकरण किया। स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी गई एक गोपनीय रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि पहले स्थिर रहने वाले व्यक्तियों में महीनों तक नियमित उपयोग के बाद अनियमित व्यवहार, उत्पीड़न संबंधी भ्रम और दृश्य मतिभ्रम विकसित होने लगे। इन रिपोर्टों को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर धकेल दिया गया या दबा दिया गया। जब डॉ. कुहने ने अपने निष्कर्षों को प्रकाशित करने का प्रयास किया तो प्रचार मंत्रालय के अधिकारी उनसे मिलने आए, जिन्होंने उन्हें अन्य क्षेत्रों में अपने शोध पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। जिन अन्य डॉक्टरों ने इसी प्रकार की चिंताएं व्यक्त की, उन्हें प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ा या यहां तक कि देशद्रोही गतिविधियों के लिए जांच का भी सामना करना पड़ा। रीच स्वास्थ्य नेता और अग्रणी एसएस व्यक्ति लियोनार्डो कोंटी उभरते खतरों से अवगत थे। 1940 में एक गोपनीय बैठक में उन्होंने जर्मन नस्लीय स्वास्थ्य को होने वाली संभावित क्षति के बारे में चिंता व्यक्त की, जो उत्तेजक पदार्थों पर व्यापक निर्भरता के कारण हो सकती थी। हालांकि कोंटी को औद्योगिक और सैन्य क्षेत्रों से भारी दबाव का सामना करना पड़ा, जो परविटीन को रणनीतिक लाभ के रूप में देखते थे। समझौता समाधान 1941 में आया। अब परविटीन को नागरिक फार्मेसियों में बेचने के लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता थी, लेकिन सशस्त्र बलों के डॉक्टरों के विवेक पर सैन्य उपयोग के लिए यह पूरी तरह से उपलब्ध रहा। यह अस्पष्ट विनियमन नाजी प्रणाली के विरोधाभासों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता है। जर्मन जैविक शुद्धता के लिए एक सैद्धांतिक चिंता, जबकि तात्कालिक सैन्य उद्देश्यों की खातिर जनसंख्या के स्वास्थ्य को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को लागू करना। परविटीन का एक वाणिज्यिक उत्पाद से एक रणनीतिक सैन्य उपकरण के रूप में परिवर्तन क्रमिक लेकिन व्यवस्थित था। इसकी शुरुआत बर्लिन के सैन्य फिजियोलॉजी संस्थान में डॉ.
ऑटो रांके के निर्देशन में परीक्षणों से हुई, जो युद्ध में मानवीय सीमाओं पर काबू पाने के लिए वैज्ञानिक समाधान तलाश रहे थे। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और पक्के देशभक्त रांके ने फार्माकोलॉजी को आधुनिक युद्ध के लिए एक क्रांतिकारी क्षेत्र के रूप में देखा। उनके प्रारंभिक प्रयोगों में मेडिकल छात्रों को स्वयंसेवक के रूप में इस्तेमाल किया गया। परिणाम चमत्कारी प्रतीत हुए। 24 घंटे तक बिना सोए रहने के बाद मेथैम्फेटामाइन लेने वालों में सांद्रता का स्तर सामान्य स्तर के करीब बना रहा, जबकि प्लेसिबो लेने वालों में महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक हानि देखी गई। 1940 के पश्चिमी अभियान के समय तक परविटीन को सैन्य रसद श्रृंखला में पहले ही एकीकृत कर लिया गया था। टेम्लर वर्के ने सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं के लिए विशिष्ट प्रस्तुतियां विकसित की। फ्लियगर्स चॉकोलेट, एविएटर चॉकलेट, लंबी अवधि के मिशनों पर पायलटों के लिए मेथाम्फेटामाइन युक्त चॉकलेट बार, पैंजर्स चॉकोलेट, टैंकमैन चॉकलेट, टैंक कर्मियों के लिए थोड़ी अधिक खुराक वाला संस्करण, स्टुका टेब्लेटन, स्टुका टैबलेट्स, निरंतर रिलीज कैप्सूल जो लंबे समय तक उत्तेजना प्रदान करते हैं। इनका नाम जंकर्स जू 97 बमवर्षकों के नाम पर रखा गया है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा और मेथाम्फेटामाइन का सैन्य प्रयोग व्यापक होता गया, नाजी शासन के विभिन्न क्षेत्रों के बीच एक तनावपूर्ण बहस बढ़ती गई। बाद में लियोनार्डो कॉन्टी ने भी इसके सैन्य उपयोग को सीमित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें फील्ड कमांडरों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। मार्च 1942 के एक झापन में कोंटी ने चेतावनी दी थी कि उत्तेजक पदार्थों के निरंतर प्रयोग से उन इकाइयों में प्रत्यक्ष शारीरिक गिरावट आ रही है जो 2 वर्षों से अधिक समय से अभियान के दौरान उन पर निर्भर हैं। उन्होंने अनिवार्य रूप से दवा मुक्त विश्राम अवधि लागू करने तथा संचयी खुराक पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। सामने से मिली प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त थी। जनरल हेंज गुडेरियन ने जवाब दिया कि सैद्धांतिक चिकित्सा संबंधी विचारों को तत्काल सामरिक आवश्यकताओं के अधीन रखा जाना चाहिए। पूर्वी मोर्चे पर एक कमांडर ने और भी स्पष्ट शब्दों में लिखा, जब रूसी हमारी स्थिति से 100 मीटर के भीतर होंगे तो हम दीर्घकालिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। इस बीच हमें सजग और सतर्क सैनिकों की आवश्यकता है। यह तनाव एक मौलिक विरोधाभास को दर्शाता है। एक ओर आधिकारिक विचारधारा जैविक शुद्धता और प्राकृतिक स्वास्थ्य का महिमा मंडन करती है, दूसरी ओर वास्तविक अभ्यास में मानव शरीर के रासायनिक हेरफेर के माध्यम से तत्काल प्रभावशीलता को प्राथमिकता दी गई तथा सैनिकों को एक ऐसी मशीन के रूप में माना गया जिसे सामरिक आवश्यकताओं के अनुसार रासायनिक रूप से ट्यून्ड किया जा सकता था। जोसेफ गोएबल्स ने 1943 में दवा श्रमिकों को दिए भाषण में इस द्वंद्वात्मकता को पूरी तरह से चित्रित किया। एक ओर उन्होंने प्राकृतिक सीमाओं को पार करने के लिए वैज्ञानिक समाधान बनाने में सक्षम जर्मन सरलता की प्रशंसा की, दूसरी ओर उन्होंने कृत्रिम पदार्थों पर निर्भरता के खिलाफ चेतावनी दी जो जर्मनिक रक्त में निहित ताकत को कमजोर कर सकते हैं। युद्ध के दौरान जिम्मेदारियों के बोझ से विशेष रूप से प्रभावित जर्मन महिलाओं के लिए हॉसफ्राउ शॉकोलेट कठिन दिनों से निपटने का एक तरीका बन गया। ड्रेसडेन की एक गृहिणी ने अपनी डायरी में लिखा, सुबह की गोली की मदद से मैं घर को व्यवस्थित रख सकती हूँ, बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ और कारखाने में 6 घंटे काम कर सकती हूँ। इसके बिना मैं बस टूट जाऊंगी। कॉलेज के छात्र भी ऐसे समूह थे जिनमें इसका उपयोग करने की दर अधिक थी। चिकित्सा, इंजीनियरिंग और रणनीतिक क्षेत्रों के संकायों में उत्तेजक पदार्थों का प्रयोग आम बात हो गई। म्यूनिक विश्वविद्यालय की 1942 की एक आंतरिक रिपोर्ट में चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया था कि लगभग 60% उन्नत छात्र नियमित रूप से विस्तारित अध्ययन समय बनाए रखने के लिए उत्तेजक पदार्थों का उपयोग करते हैं, लेकिन निष्कर्ष निकाला गया कि इस अभ्यास को बंद करने से युद्ध उद्योग के लिए आवश्यक तकनीकी स्नातकों की संख्या में काफी कमी आ सकती है। सांस्कृतिक स्तर पर परविटीन ने रोजमर्रा की भाषा में भी पैठ बना ली। उच्च गियर लें, एन गैंग होहर शाल्टेन या टर्बो चालू करें, डेन टर्बो आइंस्टल्टन जैसी अभिव्यक्तियां मेथाम्फेटामाइन के उपयोग के लिए लोकप्रिय व्यंजना बन गईं। नाजी शासन ने इस औषधीय संस्कृति को अनुमति देकर और फिर उसे प्रोत्साहित करके एक ऐसे समाज का निर्माण किया था जहां प्राकृतिक उत्पादकता का स्थान कृत्रिम रासायनिक दक्षता ने ले लिया था। परवितिन ने सामाजिक और सैन्य तंत्र को चालू रखा जो एक अजेय युद्ध की मांग के कारण लगातार तनावग्रस्त होता जा रहा था।
ऐतिहासिक विडंबना से इनकार नहीं किया जा सकता। वही शासन जिसने आर्यन जाति के लिए जहरीला कहकर तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था और जैविक शुद्धता के कारण एसएस के बीच शराब के सेवन को प्रतिबंधित किया था, उसने जर्मनी को कार्यात्मक रूप से मेथाम्फेटामाइन का आदी बना दिया था और उन शरीरों को रासायनिक रूप से परिवर्तित कर दिया था जिन्हें उसकी विचारधारा उनकी प्राकृतिक अवस्था में श्रेष्ठ बनाना चाहती थी। द हिडन लिगेसी, नाजी प्रयोगशाला से आधुनिक गोलियों तक। जब मई 1945 में बर्लिन जल रहा था और तीसरे रेह के बंकर उसके नेताओं की कब्र बन गए थे, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि नाजीवाद की सबसे स्थायी विरासत उसके नष्ट हो चुके स्मारकों या पराजित विचारधारा में नहीं, बल्कि एक छोटी सी सफेद पट्टिका में निहित होगी, जो आने वाले दशकों तक बची रहेगी, नए संदर्भों में रूपांतरित होगी और पुनः प्रकट होगी। परविटीन को बड़े पैमाने पर अपनाने वाले शासन के पतन के साथ गायब होने के बजाय युद्धोत्तर काल में इसका दूसरा जीवन शुरू हुआ और अंततः यह ऐसे फार्मूलों में विकसित हुआ जिनका सेवन लाखों लोग बिना यह जाने करेंगे कि तीसरे रेह की प्रयोगशालाओं में इसकी उत्पत्ति हुई थी। 1945 में जर्मनी की पराजय के कारण वैज्ञानिकों, दस्तावेजों और औषधीय ज्ञान का पलायन हुआ। जबकि नूरनबर्ग में प्रमुख युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चल रहा था, मित्र राष्ट्रों के बीच जर्मन बौद्धिक पूंजी पर कब्जा करने के लिए एक मूक प्रतिस्पर्धा विकसित हो गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑपरेशन पेपर क्लिप और सोवियत संघ का ऑपरेशन ओसोवियाखिम जैसे सर्वाधिक प्रसिद्ध कार्यक्रम मुख्य रूप से रॉकेट वैज्ञानिकों और परमाणु भौतिकी पर केंद्रित थे, लेकिन इसमें युद्ध उत्तेजकों में विशेषज्ञता रखने वाले चिकित्सा और औषधि विशेषज्ञ भी शामिल थे। 1990 के दशक में आंशिक रूप से सार्वजनिक की गई ऑपरेशन पेपरक्लिप फाइलों से पता चलता है कि सैन्य औषध विज्ञान कार्यक्रमों से जुड़े कम से कम 58 वैज्ञानिकों को 1945 और 1959 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित किया गया था। उनमें से कई ने नागरिक और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए परविटिन के विकास और परीक्षण पर सीधे काम किया था। इन वैज्ञानिकों में से एक थे डॉक्टर फ्रेडरिक हॉफमैन, जो पहले बर्लिन में सैन्य फिजियोलॉजी संस्थान से जुड़े थे, जहां उन्होंने उत्तेजक पदार्थों और मानव प्रदर्शन पर प्रयोगों में डॉ. ओटो रांके के साथ सहयोग किया था। हॉफमैन, जिन्होंने कुशलतापूर्वक एकाग्रता शिविर प्रयोगों में प्रत्यक्ष भागीदारी से परहेज किया था, को एक नई पहचान दी गई और ओहियो में राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में अमेरिकी वायुसेना चिकित्सा अनुसंधान कार्यक्रम में शामिल किया गया। वहां हॉफमैन ने युद्ध के दौरान प्राप्त ज्ञान को लागू करते हुए उच्च ऊंचाई वाले पायलटों पर उत्तेजक पदार्थों के प्रभावों पर अनुसंधान जारी रखा। उनकी रिपोर्टें, जो अब अंग्रेजी में लिखी गई हैं और जिनमें उनके पिछले कार्यों का बहुत सीमित संदर्भ है, ने अमेरिकी वायुसैनिकों के लिए औषधि कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे बाद के संघर्षों में लागू किया गया। ज्ञान का हस्तांतरण वैज्ञानिकों के प्रवास तक ही सीमित नहीं था। टेम्लर के सैन्य फिजियोलॉजी संस्थान और अन्य जर्मन केंद्रों की व्यापक शोध फाइलों को मित्र राष्ट्रों द्वारा कब्जा कर लिया गया और उनका विश्लेषण किया गया। 1947 की एक अमेरिकी सैन्य खुफिया रिपोर्ट में इन फाइलों को उत्तेजक पदार्थों पर अनुभवजन्य आंकड़ों की सोने की खान के रूप में वर्णित किया गया था, जिन्हें सामान्य प्रयोगात्मक परिस्थितियों में पुनः तैयार करने में वर्षों और लाखों डॉलर खर्च होते। युद्ध के बाद के वर्षों में, जब यूरोप पुनर्निर्माण कर रहा था, अमेरिकी दवा प्रयोगशालाओं में एम्फेटेमिन प्रकार के उत्तेजक पदार्थों का समानांतर विकास हुआ। आंशिक रूप से जर्मन अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान को, लेकिन पूरी तरह से अलग व्यावसायिक संदर्भ में लागू करके नई दवाएं सामने आईं, जिनकी मूल रासायनिक संरचना परविटीन की ही थी, लेकिन उनकी छवि पूरी तरह से अलग थी। 1940 के दशक के अंत में छोटी दवा कंपनी ऑर्बिट्रोल फार्मास्यूटिकल्स ने अमेरिकी बाजार में ऑर्बिट्रोल नामक दवा पेश की। मोटापे के उपचार के रूप में प्रस्तुत इस दवा में एम्फेटेमिन लवणों का मिश्रण था, जिसमें इसके प्रारंभिक फॉर्म्युलेशन में मेथाम्फेटामाइन भी शामिल था। दोनों यौगिकों के रसायन विज्ञान से परिचित लोगों के लिए परविटीन के साथ समानताएं निर्विवाद थीं। हालांकि उनका विपणन इससे अधिक भिन्न नहीं हो सकता था। जहां नाजी प्रचार ने उत्पादकता और सहन शक्ति पर जोर दिया था, वहीं अमेरिकी विज्ञापन ने वजन घटाने और शरीर की छवि पर ध्यान केंद्रित किया था। ऑर्बिट्रोल शीघ्र ही व्यावसायिक रूप से सफल हो गया। अमेरिका के समृद्ध उपभोक्ता समाज में लगातार बढ़ती जा रही श्रेणी अधिक वजन के इलाज के लिए
डॉक्टरों द्वारा उदारतापूर्वक निर्धारित की जाने वाली इस दवा का उपयोग 1950 और 1960 के दशक में लाखों लोगों द्वारा किया गया था। गृहिणियां, अधिकारी, कलाकार और छात्र नियमित रूप से उस दवा का सेवन करते थे, जो वास्तव में उस उत्तेजक पदार्थ का संशोधित संस्करण था जिसने ब्लिट्जक्रेग को बढ़ावा दिया था। 1962 में ऑबिट्रोल के एक विज्ञापन में सांस्कृतिक विरोधाभास लेकिन औषधीय निरंतरता को दर्शाया गया है। एक मुस्कुराती, दुबली पतली महिला ने घोषणा की कि ऑबिट्रोल की बदौलत मेरे पास अपनी काया को बनाए रखने और अपने घर और परिवार की देखभाल करने की ऊर्जा है। मौलिक वादा नाजी हॉर्सफ्राउ शॉकोलेड के समान ही रहा। रासायनिक हस्तक्षेप के माध्यम से शरीर की सीमाओं पर काबू पाना, हालांकि अब घोषित लक्ष्य सैन्य रूप से उत्पादक के बजाय सौंदर्यपरक था। ऑबिट्रोल के इतिहास में 1973 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब एफडीए द्वारा की गई एक व्यापक दवा समीक्षा ने इसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा पर सवाल उठाया। कंपनी को उत्पाद को पुनः तैयार करने के लिए बाध्य होना पड़ा तथा इसके संयोजन से मेथाम्फेटामाइन को हटा दिया गया, लेकिन अन्य एम्फेटामाइन को बरकरार रखा गया। बाद में कॉरपोरेट परिवर्तनों और अधिग्रहणों के बाद यह फार्मूला विकसित होकर आज एड्रल के रूप में जाना जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक निर्धारित दवाओं में से एक है। एडेरॉल, जिसे 1996 में अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएचडी के उपचार के लिए अनुमोदित किया गया था, इस औषधीय विकास की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में इसमें रासायनिक रूप से संशोधन किया गया है, फिर भी इसमें मौलिक सक्रिय घटक बरकरार है। एम्फेटामिन उत्तेजक जो एकाग्रता को बढ़ाता है, थकान की भावना को कम करता है और मानसिक उत्पादकता को बढ़ाता है। उपयोग के संदर्भों के बीच का अंतर दिलचस्प है। जो कभी युद्ध का एक उपकरण था जिसे नींद हराम करने वाले सैनिकों और अति सतर्क टैंकरों को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था, वह शैक्षणिक और कार्य परिवेशों में लाखों बच्चों और वयस्कों को दिए जाने वाले चिकित्सा उपचार में बदल गया है। जर्मन सैन्य मेथाम्फेटामाइन ने अपना कायापलट पूरा कर लिया था तथा वह सूचना समाज की चुनौतियों के लिए औषधीय प्रतिक्रिया बन गया था। यह परिवर्तन केवल नागरिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। आधुनिक सेनाएं, विशेषकर अमेरिकी वायुसेना, विशिष्ट मिशनों के लिए एम्फेटामाइन व्युत्पन्नों का उपयोग करती रहीं। कोरियाई युद्ध 1550 से 1553 तक और विशेषकर वियतनाम युद्ध 1955 से 2775 के दौरान अमेरिकी सैनिकों को नियमित रूप से डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन दिया जाता था, जो एक ऐसा ही उत्तेजक था जो सैनिकों को चरम स्थितियों में भी कार्यरत रहने में मदद करता था। रक्षा विभाग की एक अवर्गीकृत रिपोर्ट से पता चलता है कि खाड़ी युद्ध 1990 से 1991 तक के दौरान F-15 और F-16 पायलटों को विस्तारित अभियानों के लिए गो पिल्स दिए गए थे तथा बाद में प्रभावों का प्रतिकार करने और आराम करने के लिए नो गो पिल्स दिए गए थे। यह नियंत्रित उत्तेजना बेहोशी चक्र उसी सिद्धांत का परिष्कृत और प्रोटोकॉलकृत संस्करण प्रस्तुत करता है जिसे जर्मन सैन्य डॉक्टरों ने 5 दशक पहले लागू किया था। ऐतिहासिक विडंबना स्पष्ट है। जबकि नाजीवाद के अपराधों की सर्वत्र निंदा की गई, उसके कुछ औषधीय नवाचारों को चुपचाप आधुनिक चिकित्सा और सैन्य पद्धतियों में शामिल कर लिया गया। उनके मूल संदर्भ को हटा दिया गया, लेकिन उनके मौलिक सिद्धांतों को बरकरार रखा गया। यह तकनीकी निरंतरता चिकित्सा और सैन्य नैतिकता के बारे में चिंताजनक प्रश्न उठाती है। वही यौगिक जो मानव अखंडता की पूर्ण उपेक्षा के संदर्भ में विकसित किए गए थे, अंततः नए नामों और औचित्य के तहत मानकीकृत कर दिए गए। युद्धोत्तर समाज ने नाजी प्रथाओं से जो नैतिक दूरी स्थापित करने का प्रयास किया, वह उसके तकनीकी विकास को चुनिंदा रूप से अपनाने के विपरीत है। डॉक्टर फेलिक्स हॉफमैन का मामला ज्ञान के इस हस्तांतरण की नैतिक जटिलताओं को दर्शाता है। हॉफमैन ने सैक्सन-हॉसेन शिविर में उत्तेजक प्रयोगों में भाग लिया था तथा परविटीन की विभिन्न खुराकों पर मार्च करने के लिए मजबूर कैदियों पर सहन शक्ति परीक्षणों का पर्यवेक्षण किया था। युद्ध के बाद जाली दस्तावेजों का उपयोग करके वह दक्षिण अमेरिका में प्रवास करने में सफल रहे, जहां उन्होंने संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए दवाओं को विकसित करने वाली दवा प्रयोगशालाओं के लिए एक सलाहकार के रूप में काम किया।
जब 1978 में नाजी शिकारियों द्वारा उनकी वास्तविक पहचान का पता चला तो हॉफमैन ने अपने बचाव में तर्क दिया कि विज्ञान राजनीति से परे है और उत्तेजक पदार्थों के प्रभाव में मानव प्रदर्शन की सीमाओं के बारे में उनकी खोजों से अब सभी राष्ट्रीयताओं के रोगियों को लाभ हुआ है। इस प्रकार का औचित्य, जिसे पहचान योग्य युद्ध अपराधियों के मामले में व्यापक रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी यह नाजी औषधीय ज्ञान के प्रति संस्थागत रूप से अपनाए गए व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। औपचारिक चिकित्सा उपयोगों से परे जर्मन अनुसंधान से अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त एम्फेटामिन्स को समकालीन समाज में अनेक अनुप्रयोग मिले हैं। प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक वातावरण में एडेरॉल जैसी दवाएं परीक्षा में लाभ पाने या कठिन कार्य पूरा करने की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए गैर पर्चे वाली दवा बन गईं। 2012 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया था कि उच्च श्रेणी के विश्वविद्यालयों में 30% तक छात्रों ने चिकित्सीय निदान के बिना ही ADHD के लिए निर्धारित उत्तेजक दवाओं का उपयोग किया था, जो कि मुख्यतः संज्ञानात्मक वृद्धि के लिए थे। सिलिकॉन वैली और तकनीकी नवाचार के अन्य केंद्रों में न्यूट्रोपिक्स, पदार्थ जो कथित तौर पर संज्ञानात्मक कार्य में सुधार करते हैं, का उपयोग प्रोग्रामर्स और उद्यमियों के बीच आम बात हो गई है। यद्यपि इनमें से कई उत्पादों को प्राकृतिक पूरक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इनमें से कई में एम्फेटामिन व्युत्पन्न होते हैं, जिनकी वंशावली 1930 के दशक की जर्मन प्रयोगशालाओं में देखी जा सकती है। यह घटना एक मौलिक प्रश्न उठाती है: चिकित्सा स्थितियों का वैध उपचार कहाँ समाप्त होता है और सामाजिक मांगों को पूरा करने के लिए मानव प्रदर्शन में संशोधन कहाँ से शुरू होता है? जब हम इन यौगिकों के संपूर्ण इतिहास पर विचार करते हैं तो विभाजन रेखा विशेष रूप से धुंधली प्रतीत होती है। परविटिन से एडेरॉल तक का विकास सिर्फ औषधीय निरंतरता से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। यह आधुनिक समाज द्वारा मानव प्रदर्शन, उत्पादकता तथा मस्तिष्क के कार्य में रासायनिक हस्तक्षेप की स्वीकार्य सीमाओं की अवधारणा में आए गहन परिवर्तनों को दर्शाता है। जहां नाजियों ने अपनी युद्ध मशीन के लिए सुपरसैनिक तैयार करने का प्रयास किया, वहीं समकालीन समाज अति प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अति केंद्रित छात्रों और अथक श्रमिकों की तलाश करते हैं। यह विचलित करने वाली निरंतरता हमें यह प्रश्न करने के लिए बाध्य करती है कि हमने मानव शरीर के प्रति उस औजार मानसिकता पर वास्तव में कितनी हद तक काबू पा लिया है जो तीसरे रेह की विशेषता थी। जबकि हम उनकी नस्लवादी विचारधारा और क्रूर तरीकों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं, हमारे समाज ने रासायनिक प्रदर्शन वृद्धि के अधिक सूक्ष्म लेकिन वैचारिक रूप से संबंधित रूपों को सामान्य बना दिया है। शायद परविटीन की सबसे विचलित करने वाली विरासत आधुनिक फॉर्मुलेशन में इसकी रासायनिक निरंतरता नहीं है, बल्कि उस मौलिक विचार की दृढ़ता है जिसने इसे प्रेरित किया कि मानव शरीर और इसकी प्राकृतिक सीमाएं ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, कि मानव जीव विज्ञान सम्मान के बजाय दूर करने वाली चीज है, और यह कि प्रदर्शन को प्रणाली की मांगों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, चाहे वह सैन्य, आर्थिक या शैक्षिक हो। जब एक समकालीन कॉलेज छात्र एक पेपर पूरा करने के लिए पूरी रात जागता है, तो वह अनजाने में एक ऐसी परंपरा में भाग ले रहा होता है जो नाजी जर्मनी की प्रयोगशालाओं में शुरू हुई थी। गोली बदल गई है, संदर्भ मौलिक रूप से भिन्न है, लेकिन अंतर्निहित सिद्धांत वही है: समग्र मानव कल्याण को बाह्य प्रदर्शन की मांगों के अधीन करना, जिसे रासायनिक समाधानों द्वारा सुगम बनाया जाता है। परविटीन महज एक दवा नहीं थी जिसने जर्मन आक्रमण को बढ़ावा दिया और हजारों जर्मन सैनिकों को अंदर से नष्ट कर दिया। यह मानव प्रदर्शन को रासायनिक रूप से संशोधित करने का पहला सामूहिक प्रयोग था, जिसकी प्रतिध्वनि आज लाखों लोगों द्वारा ली जाने वाली गोलियों में दिखाई देती है, जिनके लक्ष्य भिन्न प्रतीत होते हैं लेकिन क्रियात्मक रूप से समान होते हैं। एक समाज के रूप में हम उस आदर्श गोली की खोज में लगे रहते हैं जो हमें अपनी सीमाओं पर विजय पाने, अधिक समय तक काम करने, कम आराम करने तथा स्वाभाविक रूप से संभव से अधिक एकाग्रता बनाए रखने में सक्षम बनाए।